हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास के अंतर्गत यूरोप में राष्ट्रवाद देख रहे थे। यूरोप में राष्ट्रवाद देख रहे थे, यानी भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने इसकी यानी कि राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि के बारे में बात किया था। ये भाग 2 है। ये भाग 2 है। हम लोग पिछले क्लास में यह देखें कि कैसे एक मध्य वर्ग की उत्पत्ति हो रही है और वह किन घटनाओं के कारण हो रहा है। जो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन होता है, पुनर्जागरण होता है और इनसे एक नई राजनीतिक चेतना जागृत होती है। एक नई राजनीतिक चेतना जागृत होती है। चेतना जागृत होती है। किस रूप में होती है? तो उनका मानना है, यह इस राजनीतिक चेतना जो मन में आता है तो उनका मानना है स्वतंत्रता और प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र राज्य का निर्माण। ये हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि तमाम तरह के भौगोलिक खोजों के कारण, यूरोप में हो रहे भौगोलिक खोजों के कारण व्यापार में वृद्धि होती है और व्यापार में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक वर्ग आता है जो काफ़ी समृद्ध है तथा विभिन्न देशों में व्यापार के क्रम में ज्ञान से, संस्कृत से, मनोरंजन से, साहित्य से सबके संपर्क में आने के कारण वह बुद्धिजीवी होता है, वो उसका बौद्धिक विकास होता है और एक वर्ग आता है जिसको हम लोग मध्य वर्ग कहते हैं। और इस मध्य वर्ग की उन्नत विचारधारा को ही, मध्य वर्ग के उन्नत विचारधारा को हम लोग क्या कहते हैं? उदारवाद कहते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं और इनको यानी इन मध्यवर्गीयों को हम लोग क्या कहते हैं? उदारवादी कहते हैं। ये चीज़ें हम लोग वहाँ पर देख चुके थे। हम लोगों को यह देखना था कि इसकी यानी कि इस राष्ट्रवादी उदारवादी इनकी सोच क्या है? राष्ट्र राज्य बनाने का है और इसीलिए इन उदारवादियों को राष्ट्रवादी उदारवादी कहा गया। और इस राष्ट्रवादी विचारधारा की पहली अभिव्यक्ति कहाँ होती है? तो फ्रांस में देखने को मिलता है। पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में देखने को मिलता है। कब? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, लेकिन हम लोगों को यह जानना था कि जो राष्ट्रवादी उदारवादी भावना का विकास होता है और उसके आधार पर जब फ्रांस में क्रांति संपन्न होती है तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा अपने राष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना को विकसित करने के लिए कौन सा परिवर्तन करते हैं, किस प्रकार के परिवर्तन करते हैं, किस प्रकार का बदलाव करते हैं, इसको हम लोगों को देखना था। तो यहाँ पर आते हैं नंबर 1 कि यहाँ से बहुविकल्पी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको पहले देख लेते हैं। बहुविकल्पी के प्रश्न ये पूछा जाता है कि नंबर 1 कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांसीसी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में देखने को मिलता है। फ्रांसीसी क्रांति में देखने को मिलता है। नंबर 2, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बहुविकल्पी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था?
यानी फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसका मुख्य नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व। भाई सीधी सी बात है कि जिस क्रांति का मुख्य नारा क्या है? समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है। और उसी नारे के आधार पर जब फ्रांस में क्रांति संपन्न हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि क्रांतिकारियों के द्वारा जो परिवर्तन किया जाएगा इसकी पृष्ठभूमि में ही किया जाएगा। यानी वहाँ पर क्या स्थापित किया जाएगा? समानता स्थापित किया जाएगा। यानी वहाँ पर क्या स्थापित किया जाएगा? स्वतंत्रता देने का, वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता देने का प्रयास किया जाएगा और बंधुत्व विकसित करने का प्रयास भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से होता क्या है कि जब फ्रांस में क्रांति संपन्न हो जाती है तो फ्रांस में क्रांति संपन्न होने के बाद फ्रांस में 1791 में फ्रांस में संविधान लाया जाता है। और संविधान के अंतर्गत बहुत सी चीज़ों को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो संविधान के अंतर्गत यह क्या किया गया? समानता का अधिकार दिया गया। देखिए, यह विश्वास है कि जो उदारवादियों के द्वारा एक नई व्यवस्था लाने की बात हो रही है, उस व्यवस्था के अंतर्गत जिस क्रांति को हम लोगों ने, उस व्यवस्था को लागू करने के लिए, राजतंत्र को परिवर्तित करने के लिए जो हम लोगों ने क्रांति किया, उसके परिणाम स्वरूप हमको प्राप्त क्या हो रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि समानता का अधिकार स्थापित किया गया। नंबर 2 की अगर बात करें तो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया गया। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया गया। और इस केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि अब फ्रांस का भाग्य विधाता कौन होगा? फ्रांस में नीति निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो वह किसके द्वारा किया जाएगा? तो जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाएगा। चुनी गई प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाएगा। ये परिवर्तन है। हम लोगों ने जो कहा कि नहीं, एक समान कानून होना चाहिए, समता का अधिकार होना चाहिए, ये सब कुछ लाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा परिवर्तन क्या कर दिया गया कि फ्रांस के संविधान के अंतर्गत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र शामिल किया गया। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को लाया गया। और इसके अंतर्गत यह क्या प्रावधान किया गया? स्वतंत्रता, यानी कि मानवों को, वहाँ के नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता दिया गया। तो ये सब परिवर्तन हो रहा है, किसके अनुसार हो रहा है? यह राष्ट्रवादी उदारवादी विचारधारा के अनुसार हो रहा है। लेकिन हम लोगों का यहाँ पर प्रश्न ये है कि फ्रांस में क्रांतिकारियों के द्वारा राष्ट्रवादी भावना को विकसित करने के लिए क्या परिवर्तन किया गया? ये हम लोगों का मुख्य मुद्दा है, मुख्य प्रश्न है, और इसी प्रश्न को हम लोगों को समझना है। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जब संपन्न हुआ तो वहाँ पर 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत यह व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया कि जनता से जो हमने वादा किया है अपनी उदारवाद की विचारधारा को प्रचारित करने में, कि हम लोगों ने जनता को विश्वास दिया है कि जो पुरानी व्यवस्था है, उस पुरानी व्यवस्था से आप लोगों का कल्याण नहीं होगा, बल्कि हम उसके जगह पर एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं जो विशेषाधिकार युक्त नहीं होगा। उसमें सभी लोग एक समान होंगे, सभी को एक समान
माना जाएगा, एक समान अधिकार दिया जाएगा। ये सारी विश्वास जब उत्पन्न किया जाता है तो यह संविधान के अंतर्गत लागू कर लिया जाता है। लेकिन उन्होंने यानी कि जब राष्ट्रवादी सरकार बनती है तो कुछ परिवर्तन किया जाता है, और वह परिवर्तन क्यों किया जाता है? तो राष्ट्रवादी भावना को विकसित करने के लिए। क्यों किया जाता है? तो राष्ट्रवादी भावना को विकसित करने के लिए, विकसित करने के लिए अब क्रांतिकारियों के द्वारा क्या परिवर्तन लाया जाता है? तो अगर नंबर 1 की बात करें तो पहला नंबर ये लोग क्या करते हैं कि पितृभूमि जैसी विचारधारा को लाते हैं। पितृभूमि यानी कि फ्रांस में जितने भी लोग रहने वाले हैं जिनकी एक साझी विरासत है, तो उनको एक पितृभूमि की विचारधारा लाया जाता है। पितृभूमि की विचारधारा लाया जाता है। पितृभूमि की विचारधारा लाया जाता है। विचारधारा लाया जाता है, लाया जाता है। और इस भूमि पर निवास करने वाले लोगों को, यानी जिस पितृभूमि फ्रांस में जो लोग हैं जिनकी एक कॉमन साझी विरासत है, अगर उनको पितृभूमि के अंतर्गत लाया जाता है, इस विचारधारा को प्रचारित किया जाता है, और उस भूमि पर रहने वाले लोगों को नागरिक कह करके संबोधित किया जाने लगा। नागरिक कहकर संबोधित किया गया। अब देखिए, अब कोई सारे वहाँ फ्रांस में रहने वाले जितने भी लोग हैं वह सब क्या होंगे? नागरिक होंगे। किसके नागरिक होंगे? फ्रांस के नागरिक होंगे। किसी स्वायत्त स्वतंत्र राज्य का नागरिक नहीं है। अब केवल किसके नागरिक हैं? फ्रांस के। यहाँ पर फ्रांस का एकीकरण हो रहा है, यानी कि फ्रांस के लोग के अंतर्गत एक सामूहिक पहचान विकसित करने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे फ्रांस में संबोधित नागरिक कह के संबोधित किया गया। नागरिक यानी सितोयन, वहाँ पर नागरिक यानी कि पुरुष के लिए सितोयन और स्त्री के लिए सितोई शब्द का इस्तेमाल किया गया। यानी यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार है, यानी लेकिन यहाँ पर हम लोगों को मुख्य रूप से जानना है कि पितृभूमि यानी कि राष्ट्रवादी भावना को विकसित करने के लिए वहाँ पर क्या किया गया? तो पितृभूमि जैसी विचारधारा को लाया गया, और उस पितृभूमि में रहने वाले सभी लोगों को नागरिक कह करके संबोधित किया गया। ये परिवर्तन किया गया। क्यों परिवर्तन किया गया? एक साझी पहचान विकसित करने के लिए। क्योंकि इसके बाद हम लोग राष्ट्रवाद क्या होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग भी कह रहे होंगे कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, और अभी राष्ट्रवाद तो बताया ही नहीं। तो मुझे अभी राष्ट्रवाद बताने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इस प्रकार से हम चर्चा कर लेंगे, लेसन को डीप में पढ़ लेंगे, तो शायद आप ही यह कहें कि तब राष्ट्रवाद क्या होता है। आप ही ये बताएं। तो देखिए, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? दूसरा परिवर्तन क्या किया जा रहा है? दूसरा परिवर्तन की अगर बात करें तो दूसरा परिवर्तन किया जा रहा है कि ध्वज के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया, तिरंगा को स्वीकार किया गया। यानी कि अब फ्रांस में जितने भी प्रकार के राज्य के ध्वज थे वह क्या हो गया? समाप्त हो गया, उसे हटा दिया गया। अब उसके स्थान पर क्या लाया गया? एक राष्ट्रीय ध्वज की विचारधारा लगे, जिसको हम लोग तिरंगा के नाम से जानते हैं। प्रत्येक जो राष्ट्र होता है उसकी एक पहचान होती है, उसका ध्वज उसकी पहचान होती है। ठीक उसी प्रकार से फ्रांस में राज्य ध्वज को समाप्त करके एक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया गया। और जो ये नागरिक हैं, जो फ्रांसीसी नागरिक हैं, अब किसी राज्य के ध्वज के अधीन नहीं है, बल्कि किसके अधीन है? तो वह है राष्ट्रीय ध्वज के अधीन है। अगर तीसरी बात करें, तीसरे परिवर्तन की बात करें कि तीसरा परिवर्तन किया गया, तो वहाँ पर देखिए, जिस समय 14 जुलाई सन 9th क्लास में पढ़े होंगे, 14 जुलाई सन 1789
89 को वास्तिल जेल का पतन होता है। वास्तिल जेल का पतन होता है। और उस पतन के बाद जब फ्रांस में संपूर्ण रूप से क्रांति प्रारंभ हो जाती है तो फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग उत्साह में यह सोचते हुए कि जो पुरानी व्यवस्था है राजतंत्र, उसके अधीन हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, हमारे समक्ष तमाम तरह की जीविका संकट उत्पन्न हो रहा है, तो हम एक नई व्यवस्था, एक नई परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। और वह परिवर्तन किस रूप में होगा? राजनीतिक परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा और आर्थिक परिवर्तन होगा। और इसीलिए अति उत्साहित हैं और उनके मुंह पर एक गीत जो गाते हुए चल रहे हैं, जिसको हम लोग मार्सिलेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मार्सिलेस के नाम से जानते हैं। मार्सिलेस के नाम से जानते हैं। और इस मार्सिलेस को ही फ्रांस में जब फ्रांसीसी क्रांति संपन्न हो जाता है तो वहाँ पर यानी मार्सिलेस को ही क्या बना दिया जाता है? वहाँ का फ्रांस का राष्ट्रीय गान बना दिया जाता है। राष्ट्रीय फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बना लिया जाता है। गीत स्वीकार कर लिया जाता है। देखिए ये सब क्यों किया जा रहा है? तो एक सामूहिक पहचान विकसित करने के लिए, एक राष्ट्र के प्रति भावना डेवलप करने के लिए क्यों किया जा रहा है? जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो चूंकि यूरोप में राष्ट्रवाद पहले आया, भारत में राष्ट्रवाद बाद में आया, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगला लेसन इसी से प्रारंभ करना है। अगर हम बात करें तो भारत में भी जब राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि भारत बहुत दिनों तक ब्रिटिश का गुलाम रहा है। और जब हम लोग आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जनगण मन को हम लोगों ने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। यानी कि उसको जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था, चाहे कोई भी मूवमेंट होता था, तो वहाँ पर सामूहिक जो सभा होती तो वो राष्ट्रगान गाती थी। ठीक उसी प्रकार से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा एक लिखित पुस्तक है जिसको हम लोग आनंद मठ के नाम से जानते हैं, और उसमें वंदे मातरम जो गीत गाया गया उसको हम लोग राष्ट्रीय गीत के नाम से जानते हैं। ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया है कि देखो भारत में आज की मैं बात करूं तो अक्सर देखा जाता है कि कहते हैं लोग कि हम पंजाबी हैं, बंगाली हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं एक्सेट्रा। लेकिन कुछ नहीं, हम पहले क्या हैं? नंबर 1 पहले क्या हैं? हम भारतीय हैं। और ये भारत की एक सामूहिक पहचान है कि भारत में जब भी जैसे विद्यालय हुआ, चाहे कुछ भी कोई संस्था हुआ, चाहे हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, चाहे हम 2 अक्टूबर मनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? तिरंगा को फहराते हैं और उस दौरान राष्ट्रगान को गाते हैं। पूरे भारत में एक सामूहिक पहचान है। ठीक उसी प्रकार से फ्रांस में भी एक सामूहिक पहचान को डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया। और यह राष्ट्रीय गीत कौन सा था? मार्सिलेस। कब गाया गया था? तो 14 जुलाई सन 1789 को जब बास्तिल जेल का पतन हो रहा था, उस दौरान क्रांतिकारियों के द्वारा अति उमंग में, परिवर्तन की उमंग में गाया जा रहा था। और उसको बाद में चल करके स्वीकार कर लिया गया? राष्ट्रीय गीत स्वीकार कर लिया गया। यही नहीं, जो 14 जुलाई की घटना है वह 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस माना जाता है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस माना जाता है। उसी दिन फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। तो ये बात है। अगर कुछ और परिवर्तन की बात करें, चौथा परिवर्तन की बात करें, फ्रांस के राष्ट्रगीत हो गया। उसके बाद फ्रांस में लोगों के भावनाओं को विकसित करने के लिए, राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने के लिए शहीदों का गुणगान गाया गया, शहीदों का गुणगान किया गया। उनके स्मृति चिन्हों को संजो कर रखने का
रखने का प्रयास किया गया, रखने का प्रयास किया गया, प्रयास किया गया। अगर पांचवें की बात करें तो पांचवें परिवर्तन हम देखते हैं कि पांचवा परिवर्तन किस रूप में होता है। पांचवें परिवर्तन की बात करें, नंबर 5, तो वहां पर आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया जाता है। यानी आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया जाता है। निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया जाता है। यह भी क्यों किया जाता है? एक राष्ट्र बनाने के लिए। हम भाई एक राष्ट्र हैं और अपने ही राष्ट्र के अंतर्गत अगर व्यापार करने जाते हैं तो उसके लिए हमें सीमा शुल्क देना पड़ रहा है, आंतरिक आयात और निर्यात कर देना पड़ रहा है। तो इस व्यवस्था को हम समाप्त करते हैं। क्यों समाप्त करते हैं? कि पूरा फ्रांस एक है, यानी एक राष्ट्र राज्य है, एक राष्ट्र राज्य है। अगर छठवें परिवर्तन की बात करें तो पूरे फ्रांस के लिए एक समान माप तौल की व्यवस्था लाई जाती है। पूरे फ्रांस के लिए एक समान माप तौल की व्यवस्था अपनाई जाती है। अब देखिए, अब पूरा फ्रांस यानी फ्रांस में कहीं पर भी जो माप और तौल की इकाई होगी वह एक समान होगी। क्यों होगी? क्योंकि फ्रांस क्या है? एक राष्ट्र है, एक ही राष्ट्र है, वह विभक्त नहीं है, राष्ट्र राज्य का निर्माण हो रहा है। अगर सातवें परिवर्तन की बात करें तो सातवें परिवर्तन के अंतर्गत क्या किया जाता है कि फ्रांस में स्थानीय स्तर पर जितनी भी स्थानीय बोलियां हैं उनको हतोत्साहित कर दिया जाता है और जो पेरिस में बोले जाने वाली फ्रेंच भाषा है, पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा है, उसको सामूहिक पहचान के रूप में राष्ट्र की भाषा स्वीकार किया जाता है, राष्ट्र की भाषा स्वीकार कर लिया जाता है। यानी देखिए, जो भी परिवर्तन हो रहा है एक राष्ट्र राज्य बनाने के लिए हो रहा है। यानी इस प्रकार के राष्ट्र राज्य बनाने के लिए प्रयास हो रहा है जिसके अंतर्गत सभी फ्रांस के लोग एक सामूहिक पहचान विकसित कर सकें और उनके अंतर्गत यह भावना आ जाए कि हम किसी राज्य के अधीन नहीं हैं, बल्कि हम क्या हैं? फ्रांस के अधीन हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया, पूरे फ्रांस के लिए एक माप तौल की एकल इकाई स्थापित किया जाता है। और दूसरा नंबर कि फ्रांस में जितनी भी स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली बोलियां हैं सबको क्या कर दिया जाता है? सबको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। सबको उसके जगह पर फ्रेंच को वरीयता दिया जाता है, यानी कि फ्रेंच उसकी भाषा है, फ्रेंच की वरीयता दिया जाता है। और उसी तरह से जो वहाँ की 8वां है फ्रांस में जो मुद्रा है वहाँ पर मुद्रा को एकल करने का प्रयास किया जाता है, एक ही मुद्रा को प्रचलन में लाने का प्रयास किया जाता है और वो है फ्रैंक। एक और परिवर्तन भी होता है वहाँ पर जो स्टेटस जेनरल है। अब स्टेटस यानी कि 9वें की बात करें, अब स्टेटस जेनरल जो क्या होती थी, यह लुई 16वें के दौरान सभा हुआ करती थी। स्टेटस जनरल क्या करता था? यह कानून, इसकी बैठक होती थी और उसमें ही महत्वपूर्ण निर्णय को लिया जाता था। लेकिन इसके स्थान पर अब इसको क्या घोषित कर दिया गया? नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। तो
इस तरह से हम देखते हैं कि जो फ्रांस में क्रांति होती है, क्रांतिकारियों के द्वारा इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है ताकि फ्रांस के लोगों के बीच में एक सामूहिक पहचान की भावना विकसित हो जाए। तो यहाँ पर अब ये सेट करना है कि आखिर राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना, जो एक साझी विरासत के अधीन रहने वाले लोगों के बीच में उत्पन्न होता है। जो राष्ट्रवादी भावना है वह क्या करता है, वह राष्ट्रवादी भावना मानसिक परिवर्तन करता है। और जब मानसिक परिवर्तन हो जाता है तो वह किसको परिवर्तन करने का आधार तैयार करता है, राजनीतिक परिवर्तन करने का आधार बनाता है, सामाजिक परिवर्तन करने का आधार बनाता है, उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन करने का आधार बनाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्र को देखिए, संपूर्ण रूप से कहिए तो अपने राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना को ही हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। यह भावना कैसे विकसित होता है, तो एक साझी सामूहिक विरासत के आधार पर होता है। वह साझी सामूहिक विरासत कुछ भी हो सकती है, अपना गौरवपूर्ण इतिहास भी हो सकता है, भाषा भी हो सकती है, एक संस्कृत भी हो सकता है, एक साहित्य, हमारे जो तमाम तरह के साहित्य हैं वह भी हो सकता है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है और उसी के आधार पर लोग क्या करते हैं, विश्वास करने लगते हैं कि हम लोग एक ही राष्ट्र के लोग हैं। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया कि भारत में देखने को मिलेगा कि कोई कहता है कि हम पंजाबी हैं, कोई कहता है कि मराठी हैं, कोई कहता है कि हम बंगाली हैं, कोई कहता है हम गुजराती हैं, कोई कहता है हम तमिल हैं, लेकिन हम कुछ नहीं हैं, हम नंबर 1 क्या हैं, भारतीय हैं। तो ठीक उसी प्रकार से फ्रांस में इस प्रकार की विचारधारा आने लगी कि हम क्या हैं, फ्रांस के नागरिक हैं। और इसी विचारधारा को हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस राष्ट्रवादी विचारधारा को उदारवादियों की थिंकिंग क्या है, यूरोप में हम लोगों को पढ़ना क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, इस जो फ्रांस में जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है उसी प्रकार के परिवर्तन ये उदारवादी पूरे यूरोप में करना चाहते हैं, पूरे यूरोप में करना चाहते हैं। और इसी को हम लोग, यही कारण है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां एक समान नहीं होती हैं। 1792 में 10 अगस्त सन 1792 को पुनः परिस्थितियां बदल जाती हैं। यानी कि होता क्या है कि फ्रांस के संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार दिया जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, विशेषाधिकार को अंत किया जाता है, सामंती व्यवस्था को भी अंत कर दिया जाता है, सारी व्यवस्थाएं तो किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लाया जाता है उसमें सबको संतुष्ट करने का प्रयास नहीं किया जाता है। सपोज कीजिए, जैसे मैं उदाहरण के रूप में कहूँ, महिलाओं को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता है, यानी मत देने का भी अधिकार नहीं है। यानी कि प्रांतीय असेंबली के लिए जो चुनाव होगा, केंद्रीय सभा के लिए जो चुनाव होगा, उसमें महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं होगा। ये चाहे वह करदाता हैं चाहे करदाता नहीं है। दूसरा चीज़ देखिए कि जो करदाता है उसे ही मत देने का अधिकार होगा और जो करदाता नहीं है उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो इस प्रकार के देखने को मिल रहा है कि अभी भी जो उदारवादी हैं, जो समृद्ध हैं, वह समाज के सबसे निचले तबकों से जुड़ने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि पूरी फ्रांस में विभिन्न प्रकार के क्लबों का निर्माण होता है। ये क्लब क्या करते हैं, फ्रांस में फ्रांसीसी सरकार यानी कि 1791 के बाद बनने वाली सरकार की आलोचना करते हैं, उनकी नीतियों की पर विचार विमर्श करते हैं। और ये विभिन्न क्लब, इनके माध्यम से यह क्या करना चाहता है, एक नई क्रांति लाना चाहता है। यही होता है, उसमें सबसे प्रमुख एक जैकोबिन क्लब बनता है जिसका नेतृत्व मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के द्वारा किया जाता है। और 10 अगस्त सन 1792 को ट्यूलेरिये के महल पर आक्रमण करता है और ट्यूलेरिये के महल पर आक्रमण करने के बाद लुई 14वें को बंदी बना लेता है, जिसको बाद में 1794 में उसकी फांसी पर झुला दिया जाता है और फ्रांस में एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करता है, तानाशाही, जिसको हम लोग कह सकते हैं तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित करता है। तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित करता है, अपने विरोधियों को मारना प्रारंभ करता है। यही कारण है कि उसके आतंक को काल कहा जाता है। खैर, हमको यहाँ पर यानी कि 10th क्लास के अंतर्गत इसको खास विशेष ज़रूरत नहीं है, लेकिन
हम 9th क्लास वाले चीज़ को हम लोगों ने याद करने की कोशिश किया, याद दिलाने की कोशिश किया कि देखिए उसको उस दौरान 9th क्लास के दौरान जब पढ़े होंगे तो यह सोच करके चलिए कि वह यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा किसके लिए, इस लेसन को समझने के लिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, जब आतंक का काल भी समाप्त हो जाता है तो उसके बाद डायरेक्टरी शासन प्रारंभ होती है। डायरेक्टरी एक 5 लोगों की परिषद थी और वही फ्रांस में शासन व्यवस्था संभालेगी। लेकिन क्या होता है, डायरेक्टरी पर अभी भी जो कुलीन हैं उनका ही नियंत्रण है, जो समृद्ध उदारवादी हैं उनका ही नियंत्रण है, जिसके चलते उनमें वायलेंस नहीं बन पाता है। और वायलेंस न बनने का परिणाम यह होता है कि वहाँ पर डायरेक्टरी सफल नहीं हो पाती है। इस प्रकार से वहाँ पर राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न होता है और इस राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का प्रथम काउंसलर बनता है। और प्रथम काउंसलर बनने के लिए वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक है। और प्रथम काउंसलर बनने के बाद 1803 में फ्रांस को पुनः राजतंत्र बना देता है, यानी वहाँ पर पुनः एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था लागू कर देता है। जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जैसा परिवर्तन हुआ था, यानी कि गणराज्य का निर्माण हुआ था, यह क्या नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, पुनः उसे राजतंत्र में परिवर्तन कर देता है। और 1804 में एक विधान लाता है जिसको हम लोग नागरिक संहिता या नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। हालांकि नेपोलियन यह प्रयास करता है कि जो निरंकुश राजतंत्र थे उस प्रकार के निरंकुश राजतंत्र अब सफल नहीं होंगे, और यही कारण है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करता है अपनी नागरिक संहिता के अंतर्गत कि हम उसको राष्ट्रवाद का वाहक मान कह सकते हैं कि या उसको विश्व इतिहास में राष्ट्रवाद का प्रतीक कहा जाता है। तो अगले हम लोग जो वीडियो बनाएंगे, अगले हम लोग क्लास करेंगे, उसमें नेपोलियन कोड क्या है तथा नेपोलियन को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों कहा जाता है। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन कोड से आप क्या समझते हैं, नेपोलियन कोड के अंतर्गत क्या व्यवस्था किया गया था। बहुविकल्पी के भी कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं। दूसरा नंबर की कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ देता है कि नेपोलियन बोनापार्ट को हम लोग राष्ट्रवाद के अग्रदूत क्यों कहते हैं। तो इसको हम लोग अगले लेसन में शामिल करेंगे, क्योंकि अगर उसको शामिल करना प्रारंभ करते हैं तो ये लेसन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए इस पर ध्यान रखिएगा कि ये क्या था कि इस पर जो अभी हम जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे वह यह था कि फ्रांसीसी क्रांतियों ने फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए कौन कौन से परिवर्तन किए, और इन्हीं परिवर्तनों को हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग ये देखेंगे कि नेपोलियन कोड क्या है, नेपोलियन कोड के अंतर्गत किस प्रकार का व्यवस्था किया गया है, और उसके अंतर्गत देखेंगे कि हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों कहते हैं। थैंक यू।